तो रिस्क मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। रिस्क क्या होता है, रिस्क के टाइप्स कौन कौन सी हैं, और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, और फ्लो ऑफ प्रोसेसेस क्या हैं, पहले कौन सा प्रोसेस चलता है फिर इस तरह से। रिस्क आपका कोई सा भी ऐसा फैक्टर जिससे आपका प्रोजेक्ट किसी भी तरह इफ़ेक्ट हो, उसे हम रिस्क बोलते हैं। ठीक है, आपका कोई पर्सन छोड़ के चला जाए, आपके लिए रिस्क है। आपने कॉस्ट एस्टिमेशन गलत की, रिस्क। आपने स्केड्यूल एस्टिमेट गलत किया, रिस्क। ठीक है, तो कोई सा भी ऐसा फैक्टर जिससे प्रोजेक्ट पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट आता, वो आपका रिस्क है। और रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट है रिस्क को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सा रिस्क आ सकता है। ठीक है, ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन है। देन कोई ऐसा प्लान बनाना कि जिससे प्रोजेक्ट के ऊपर रिस्क के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज किया जाए, ये रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, यानी आप किसी तरह से आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन सा रिस्क आने के चांसेस हैं और किस तरह से हम उन्हें उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी उससे होने वाले नुकसान को कम कैसे किया जा सकता है। ये हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, आर रिस्क इज प्रोबेबिलिटी दैट सम एडवर्स, यानी कोई भी ऐसे हालात पैदा हो जाना, कोई भी चीज़ जो है वो कोई किसी भी चीज़ का अकर होना, इस तरह से किसी भी इवेंट का अकर होना कि जिससे हमारे प्रोजेक्ट को या तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, अफेक्ट या तो इसके स्केड्यूल डिस्टर्ब हो सकता है, रिसोर्सेज डिस्टर्ब हो सकती हैं, प्रोजेक्ट की क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकती है, बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, एक तो इफेक्ट कर रहा है ना आपके प्रोजेक्ट को, दूसरा आपके बिजनेस को भी इफेक्ट कर सकता है। बिजनेस आपकी कंपनी है। ठीक है, यानी ऐसे रिस्क भी हो सकते हैं जो कि आपकी कंपनी को इफेक्ट कर सकें। जैसे अभी देखें व्हाट्सएप के साथ जो हुआ कि कल की न्यूज़ में मैं चेक कर रही थी कि पता नहीं कितने मिलियन यूजर्स ने जो है वो व्हाट्सएप अपना ब्लॉक कर दिया। मतलब उनकी एक छोटी सी चीज़ जो कि इतना क्लैरिफाई ना करने की वजह से बिलियन ऑफ यूज़र्स जो है उन्होंने व्हाट्सएप को छोड़ दिया। और टेलीग्राम के ऊपर देखें कितने मिलियन यूज़र्स जो हैं वो पिछले चंद दिन में जो है वो आए हैं, मतलब उनको फ़ायदा कितना हुआ। ये होता है मतलब अचानक कोई ऐसा रिस्क जिससे आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है, आपके बिजनेस को इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, रिस्क आमतौर पर क्या क्या हो सकता है? स्टाफ टर्नओवर एक रिस्क है जो कि डायरेक्ट आपके प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर सकता है। दैट्स मीन आपका कोई एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर जो है वो प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के दौरान जो है ना वो छोड़ के जा रहा है, ये आपका स्टाफ टर्नओवर, ये भी एक रिस्क है। मैनेजमेंट चेंज भी एक रिस्क है, ये भी प्रोजेक्ट पे इफेक्ट करती है कि आपके मतलब प्रोजेक्ट के दौरान आपकी अपर मैनेजमेंट चेंज हो जाए, आपका जो है वो जैसे हेड चेंज हो जाए, प्रोजेक्ट टीम का जो लीडर है वो चेंज हो जाए, यानी आपकी मैनेजमेंट चेंज हो जाए। फिर भी ऑब्वियसली डिस्टर्ब होती है ना चीज़ें मैनेजमेंट के चेंज होने से। पहली मैनेजमेंट अपने लिहाज से कर रही होती है, नए आने वाली मैनेजमेंट अपने लिहाज से करेगी, तो वो ये भी रिस्क हो सकता है। हार्डवेयर अवेलेबिलिटी, हार्डवेयर आपको टाइम पे अवेलेबल ना हो, वो भी आपके लिए एक रिस्क है। उससे आपका स्केड्यूल जो है वो डिस्टर्ब होगा। ऑब्वियसली टाइम पे चीज़ नहीं बनेगी तो टाइम पे डिलीवर भी नहीं होगी। रिक्वायरमेंट का चेंज हो जाना ये भी एक रिस्क है। ठीक है, इसी तरह से टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना ये भी एक रिस्क है कि आप काम कर रहे थे, अचानक टेक्नोलॉजी वो चेंज हो गया, तो वो भी एक रिस्क है इसके ऊपर। प्रोडक्ट कंपटीशन, ठीक है, ये भी आपके लिए रिस्क है कि जिस टाइप की प्रोजेक्ट आप बना रहे थे, आपसे पहले ही वैसा किसी ने लॉन्च कर दिया सेम वही फीचर्स के साथ, तो आपको फिर अपनी प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ डिफरेंट करनी पड़ेगी, या कैसे आप लोगों को कन्विंस करेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है ये बेहतर है। ये डायरेक्ट आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं ये दोनों चीज़ें। ठीक है, आप नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसका पर्सन नहीं है आपके पास, तो वो प्रोजेक्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है।
इसी तरह से कंपैटिटर्स जब आपसे बेहतर कोई चीज़ ले आते हैं मार्केट में, या जैसी आपकी थी वैसी, जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का आजकल हुआ है, तो ये डायरेक्ट उसके बिजनेस को अफेक्ट होता है इसका। ये सारे सैंपल रिस्क हैं, मतलब आपको रिस्क के ये सैंपल्स हो सकते हैं, इस तरह के रिस्क आ सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान, खासतौर पर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है हमारे पास? रिस्क आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला स्टेप है इसका, कि सबसे पहले तो आप रिस्क को आइडेंटिफाई करें कि रिस्क जो है वो आपका प्रोजेक्ट टाइप का है, प्रोडक्ट का है, या बिजनेस रिस्क है। यानी आपके प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब करेगा, आपके प्रोडक्ट को, एंड प्रोडक्ट को डिस्टर्ब करेगा, या आपके बिजनेस को। जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो उससे आपकी प्रोडक्ट डिस्टर्ब होती है, कि आपकी जो एंड प्रोडक्ट थी वही चेंज हो जाएगी। आपका कोई पर्सन छोड़ के जाता है तो आपके प्रोजेक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, उसका प्रोजेक्ट की डेडलाइन ज़्यादा होगी। तो ऐसे रिस्क जिससे आपका प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो रहा है वो प्रोजेक्ट कैटेगरीज में आएंगे। ऐसे रिस्क जिससे आपकी एंड प्रोडक्ट डिस्टर्ब हो रही है, एंड प्रोडक्ट चेंज हो रही है, वो आपके प्रोडक्ट रिस्क में आएंगे। और ऐसे रिस्क जिससे आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, यानी आपको ओवरऑल जो है वो लॉस बेयर करना पड़ा है, या बिजनेस किसी न किसी तरह से इफेक्ट हो रहा है आपका, वो आपके बिजनेस रिस्क हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करें कि प्रोजेक्ट कौन सा रिस्क जो है वो प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर रहा है, कौन सा रिस्क प्रोडक्ट को, और कौन सा रिस्क बिजनेस को। फिर उसका एनालिसिस करें रिस्क का। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इसमें दो चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। एक ये कि रिस्क के आने के चांसेस कितने हैं, दैट्स का लाइकलीहुड, कि उसके आने के चांसेस कितने हैं। और दूसरी चीज़ कॉन्सिक्वेंसेस, कि उसके असरात क्या होंगे। ठीक है, आने के कितने चांसेस हैं और वो इफेक्ट कितना करेगा। ये दो चीज़ें आइडेंटिफाई करना कॉल्ड रिस्क एनालिसिस। देन प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ड्रॉ प्लान्स टू अवॉइड यानी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप कोई प्लान्स बनाते हैं अपने। ठीक है, यानी उसे कहते हैं रिस्क प्लानिंग। ये हम प्लान कौन कौन से होते हैं, इन तीनों, इन चार चीज़ों की डिटेल हम नेक्स्ट अगली स्लाइड्स में भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देन रिस्क मॉनिटरिंग। रिस्क मॉनिटरिंग क्या होती है कि मॉनिटर करना, देखना। रिस्क को देखने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको आंखों से देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब कि अच्छा, जिस रिस्क को हमने आइडेंटिफाई किया था वो इस स्टेज पे आया, नहीं आया, अच्छा नेक्स्ट स्टेज पे कितना आ सकता है, नेक्स्ट स्टेज पे आया, नहीं आया, फिर अगर वो रिस्क आ गया है तो उस रिस्क ने कितना इफेक्ट डाला है, जितना हमने सोचा था उतना, या उससे ज़्यादा, या उससे कम। दैट्स कॉल्ड मॉनिटरिंग। मॉनिटर कर रहे हैं आप। ठीक, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इससे हम समझ सकते हैं। सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कि आपको जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें रिस्क को आइडेंटिफाई करें। जो आपने अपने प्रपोजल में भी लिखा होगा कि अभी वो प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हैं आगे, और आपने रिस्क आइडेंटिफिकेशन पहले की होगी कि इस प्रोजेक्ट में इस टाइप के रिस्क आ सकते हैं प्रोजेक्ट बनाने में मुझे। ठीक, उसमें आपने लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क, यानी आने वाले रिस्क की एक लिस्ट बनाई आपने। ठीक, फिर आप उन्हें एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में क्या करते हैं हम, यही कि रिस्क आने के कितने चांसेस हैं और उसके क्या असरात होंगे, कि कितने परसेंट जो है ना वो इफेक्ट कर सकता है। उसके थ्रू आप बना सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं लिस्ट को, यानी इस रिस्क के आने के चांसेस 90% हैं और इसके 20, इसके 40, फिर कौन सा रिस्क है जो कि ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, कौन सा कम। इसे कहते हैं प्रायोरिटाइज करना रिस्क को। प्रायोरिटाइज कर लिया आपने एनालिसिस में। देन प्लानिंग कर रहे हैं आप रिस्क अवॉइडेंस एंड कॉन्टीजेंसी प्लान। अवॉइडेंस टर्म से देखें, नाम से ही लग रहा है रिस्क अवॉइडेंस, कि आपने जो यहाँ पे रिस्क लिखे हैं सबसे पहले आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको अवॉइड करने की, कि कोई ऐसा तरीका हो कि वो रिस्क आए ही ना। ठीक है, दैट्स कॉल्ड रिस्क अवॉइडेंस। देन कॉन्टीजेंसी प्लान, अगर रिस्क आ जाता है तो देन हमने क्या प्लानिंग करनी है, दैट्स कॉल्ड कॉन्टीजेंसी, यानी रिस्क आने के बाद की प्लानिंग, उसे कॉन्टीजेंसी कहते हैं। यानी रिस्क अगर आ गया तो फिर हम ये करेंगे।
सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये होता है कि हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करें कि किसी तरह से वो रिस्क आए ही ना। रिस्क मॉनिटरिंग में रिस्क असेसमेंट, वही असेसमेंट का मतलब यही है कि आप देख रहे हैं उस रिस्क को, आपने क्या आइडेंटिफाई किया था कि कितने % चांसेस हैं, और वाकई ही आपने आइडेंटिफाई किया था कि ये फ्लान स्टेज पे आएगा और फ्लान स्टेज पे आया या नहीं। आपने आइडेंटिफाई किया था कि कितना इफेक्ट करेगा, स्केड्यूल को करेगा, किस चीज़ को करेगा, क्या स्केड्यूल को और वैसे उसने इफेक्ट किया या नहीं। ये असेसमेंट आपकी इसलिए ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट टाइप के प्रोजेक्ट्स में जब आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन करें तो ज़्यादा एक्यूरेट कर सके। ठीक है, इसलिए रिस्क मॉनिटरिंग की जाती है। अब वही चीज़ें और मज़ीद डिटेल्स के साथ, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, टेक्नोलॉजी टाइप रिस्क है, पीपल टाइप रिस्क है, यानी पहले हमने मेन कैटेगरीज 3 दी, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट एंड बिजनेस। अब उसको भी मज़ीद जो है ना वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसमें भी फर्दर टेक्नोलॉजी टाइप रिस्क आ सकते हैं, पीपल के रिस्क आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क आ सकते हैं, रिक्वायरमेंट के रिलेटेड रिस्क आ सकता है, एस्टिमेशन के रिलेटेड रिस्क आ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ रिस्क के टाइप्स हैं और ये 3 उनकी कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह के रिस्क हो सकते हैं जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो इन टाइप के रिस्क हो सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ये रिस्क आ सकता है कि जो डेटाबेस आप यूज़ कर रहे थे वो उतनी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रही एक टाइम में जितनी आपकी रिक्वायरमेंट में है, तो ये आपका क्या हो गया, टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क आ गया आपका। ठीक, पीपल ओरिएंटेड रिस्क क्या हो सकता है कि आपने जो स्टाफ हायर किया था वो वैसा स्किल का नहीं हायर हुआ जिस टाइप का प्रोजेक्ट आपने बनाना था। मतलब आपने पर्सन जो हायर किए उसमें आपको एंगुलर का पर्सन नहीं मिला, प्रोजेक्ट आपका एंगुलर का आ गया, ये आपका की स्टाफ मेंबर जो है वो आपको छोड़ के चला गया या वो बीमार हो गया, ये आपके रिस्क आ सकते हैं इस टाइप के। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क आ सकते हैं जिसमें मैनेजमेंट का चेंज हो जाना या बजट का रिडक्शन कर देना, यानी और मैनेजमेंट आपसे कहती है कि अपना बजट कम करें प्रोजेक्ट का, ये आपके रिस्क आ सकते हैं। चेंजेस ऑफ रिक्वायरमेंट आ सकती है और फेल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, इस तरह ये वाले रिस्क जो है वो रिक्वायरमेंट रिलेटेड होंगे। इस तरह से एस्टिमेशन गलत कर लेते हैं आप, टाइम गलत एस्टिमेट कर लेते हैं, जैसे नेटवर्क डायग्राम बनाई ना वो गलत बना ली थोड़ी सी एट द एंड, जो टाइम निकाला वो 16 वीक्स नहीं बनता था, वो तो बनना चाहिए था 18 और हमने 16 दे दिया, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, साइज एस्टिमेट ठीक नहीं किया प्रोजेक्ट का, वो अंडर एस्टिमेशन था, टाइम था स्केड्यूल का, इस तरह से एस्टिमेशन रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं। ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये किस कैटेगरीज के रिस्क हैं, फिर वो आपकी प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्रोडक्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं या आपके बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक, फिर जब हम एनालिसिस करते हैं रिस्क का तो उसमें हमने कहा कि हम 2 चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इन 2 चीज़ों को फाइंड आउट करने के भी यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर्स डिस्क्राइब कर दिए कि जब आप रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और सीरियसनेस। ये प्रोबेबिलिटी मतलब लाइक्लीहुड ही कि कितने % चांसेस हैं रिस्क आने के, और सीरियसनेस का मतलब भी यही है, मतलब कि आप कॉन्सिक्वेंसेस चेक कर रहे हैं कि वो कितना मतलब सीरियस है, वो आपको हैंडल करना चाहिए, नहीं हैंडल करना चाहिए, या आपको जो है ना उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना चाहिए। इन 2 चीज़ों को मतलब लिखने के भी हमारे पास पैरामीटर्स आ गए। प्रोबेबिलिटी को हम लिख सकते हैं इन 5 पैरामीटर्स में। प्रोबेबिलिटी मे बी वेरी लो मीन के बहुत कम चांसेस हैं कि ये आए, लो मतलब कुछ चांस हैं लेकिन नहीं आ सकता, मतलब कम है अभी भी। मॉडरेट, आ भी सकता है ये रिस्क और नहीं भी, 50-50 चांस है। हाई, आ सकता है ये रिस्क। वेरी हाई, ये रिस्क तो आएगा ही लाजमी, इसके चांसेस आने के बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इस तरह से हम इन 5 कैटेगरीज में प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि इस रिस्क के आने के चांसेस लो हैं, वेरी लो हैं, मॉडरेट हैं, हाई हैं या वेरी हाई। इसी तरह उसके इफेक्ट को भी हम 4 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है वेरी ग्रेट हार्म, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा ये रिस्क आया तो, ये कैटास्ट्रोफिक है।
सीरियस का मतलब है यस, करेगा मतलब नुकसान, इसको सीरियस लेना चाहिए, ठीक है। टॉलरेबल मतलब करेगा लेकिन इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा, हम बर्दाश्त कर सकते हैं उस नुकसान को, हमारे लिए है, हम टॉलरेट कर सकते हैं। इनसिग्निफिकेंट बहुत स्मॉल सा इफेक्ट करेगा, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इस रिस्क को हैंडल करना, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये रिस्क आ भी जाता है तो, ठीक है। तो इस तरह से हम रिस्क के इफेक्ट्स को भी 4 कैटेगरीज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैटास्ट्रॉफिक बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, सीरियस होगा नुकसान लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, होगा नुकसान लेकिन हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इनसिग्निफिकेंट कोई ज़रूरत ही नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है ये रिस्क, आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक। तो ये वेरी लो, हाई या वेरी हाई या डॉल, ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। जैसे देखिए आपके पास एक डेटाबेस का पर्सन, 2 डेटाबेस की पर्सन है, आपने एक को काम के लिए एक छोड़ के चला गया, ठीक है, तो आपके लिए ये टॉलरेबल है, मतलब आप दूसरे पर्सन को लगा देंगे काम पे, नो इश्यू। हाँ, अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पास एक ही डेटाबेस का पर्सन है और वो छोड़ के चला गया तो मेरे लिए ये सीरियस होगा, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरा पर्सन ढूंढना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा रन टाइम पे, मेरे लिए थोड़ा सा सीरियस। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब इन्वायरमेंट पे, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कोई एक रिस्क जो है वो मेरे लिए क्या प्रोबेबिलिटी रखता है और मेरे लिए उसकी सीरियसनेस क्या है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है वही रिस्क की प्रोबेबिलिटी और सीरियसनेस डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये एक सेम नहीं हो सकती, डिपेंड करता है आपके सिनेरियो पे। जैसे यहाँ पे कुछ आपको सैंपल्स दिए हुए, इन्हें रीड आउट कर लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल प्रॉब्लम फोर्स रिडक्शन इन द प्रोजेक्ट बजट। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क ये आया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइनेंशियली ठीक नहीं है, तो वो आपको कह रहे हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट के बजट में थोड़ा सा कमी करें। इसके आने के चांसेस लो हैं, मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा हो कि ऑर्गेनाइजेशन हमें कहे कि भाई बजट कम कर लें अपना, और अगर ये आया रिस्क तो कैटास्ट्रॉफिक होगा, मतलब कि बजट पहले ही आपने बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे कि आपने पहले ही शॉर्ट बजट रखा है और चीज़ों को एक अप्रॉक्सीमेट करके रखा हुआ है, और फिर भी अगर आपको बजट शॉर्ट करना पड़ता है तो क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट होगा और ये ठीक नहीं होगा, ठीक, कैटास्ट्रॉफिक। इस तरह इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टाफ दोबारा से हायर करना विद स्किल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब ये इसके अगर एक आपका पर्सन जो चला गया है दोबारा से आपको हायरिंग करनी है, इसकी चांसेस हाई हैं, प्रोबेबिलिटी हाई है, और ये भी आपके लिए जो है ना वो काफ़ी इफेक्ट कर सकता है, ठीक। इसी तरह से आपका की स्टाफ मेंबर बीमार हो जाता है, इसके 50-50 चांस हैं और ये सीरियस आपके लिए इफेक्ट इसका रखता है। रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है तो ये भी 50-50 चांस है, ये भी सीरियस रखता है। मतलब इस तरह रिस्क आएंगे और आपने सिनेरियो को देखते हुए इनकी प्रोबेबिलिटीज और इफेक्ट जो हैं वो डिस्क्राइब करने, ठीक। ये इसे कहते हैं रिस्क एनालिसिस, रिस्क को एनालिसिस किया। देन होता है रिस्क प्लानिंग। अब रिस्क प्लानिंग में हमारे पास 3 तरह की प्लानिंग आमतौर पे की जाती है, ठीक है। सबसे पहले है अवॉइडेंस प्लानिंग या अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज। अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज क्या आप अवॉइड कर रहे हैं, यानी आप कोशिश करें, यानी आप जब आपने रिस्क को एनालिसिस किया, रिस्क को प्रायोरिटाइज किया कि कितने % चांस हैं, अब आप कोशिश करें कि किसी तरह आप कोई ऐसी प्लानिंग करें कि उस रिस्क को आने से रोका जाए। जैसे आपका कोई स्टाफ मेंबर कहता है ना कि नहीं मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, अब आपको पता है कि इसका जो है ना वो बड़ा सीरियस होने वाला है, हमारे पास तो कोई दूसरा पर्सन नहीं है, आप उसे कहते हैं नहीं आप काम करें, हम आपकी पे बढ़ा देते हैं, हम आपके टाइमिंग आवर्स कम कर देते हैं, हम आपके साथ ये, मतलब आप कोशिश कर रहे हैं अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज कि वो ना जाए, ठीक है। दैट्स कॉल्ड के द प्रोबेबिलिटी दैट द रिस्क विल अराइज इज रिड्यूस्ड, ठीक है, यानी हम इसकी प्रोबेबिलिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो रिस्क आए ही ना, ठीक। देन मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजीज। मिनिमाइजेशन का मतलब क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो आ भी जाता है ना रिस्क,
तो किसी तरह से उसके इफेक्ट जो है ना वो कम हो, उसका जो इम्पैक्ट है ना हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर उसको रिड्यूस कर लिया जाए। जैसे दूसरी एक तरफ से हम अवॉइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे कह रहे हैं कि आप नहीं जाओ, हम आपकी पे बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ से ना हम दूसरा पर्सन भी ढूंढ रहे होते हैं कि अगर वो चला भी जाता है ना तो कम से कम मेरा ज़्यादा नुकसान ना हो। हम दूसरी पर्सन भी ढूंढ रहे होते हैं कि कोई दूसरा पर्सन भी हमें मिल जाए, अगर ये चला भी जाता है तो हम दूसरा पर्सन जो है ना वो फॉरन मतलब उसको भी अवॉइड जाने से रोक रहे हैं और दूसरे पर्सन को भी। वो हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज कर रहे हैं कि अगर वो पर्सन चला भी जाएगा तो इम्पैक्ट कम से कम हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम दूसरा स्टैंड बाय पे रखते हैं। देन कॉन्टीजेंसी प्लान। कॉन्टीजेंसी प्लान तो तब होता है जब हमें पता चल जाता है कि लो जी रिस्क आ गया, अब रिस्क आ चुका है। ये प्लान पहले से बनाया होता है कि रिस्क जब आ जाएगा तो अब आपने ये वाला प्लान चलना है कि अब आप क्या करेंगे, हाउ टू डील विद द रिस्क, डील कैसे करेंगे रिस्क को, दैट्स कॉल्ड योर कॉन्टीजेंसी प्लान। यानी जब आपको पता चल गया कि अब रिस्क आ गया है, अब आप अवॉइडेंस प्लानिंग भी नहीं, मिनिमाइजेशन प्लानिंग, अब आपने जो प्लानिंग उठानी है दैट इज कॉन्टीजेंसी प्लान। तो रिस्क आने से पहले हम ये अपनी 3 प्लानिंग्स करके रखते हैं कि अवॉइड कैसे करना है, मिनिमाइज कैसे करना है उसके इफेक्ट को, और देन कॉन्टीजेंसी प्लान क्या करना है कि अगर वो आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है। ठीक, तो इस तरह से कॉन्टीजेंसी प्लान में हम स्ट्रेटेजीज लिखते हैं अपनी। ठीक, कि अगर आपका रिस्क आ गया तो आप क्या सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, ये अगर आपकी कोई ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्या हो जाएंगे, स्टाफ मेंबर इल हो जाता है तो आप दूसरे पर्सन को जॉब के लिए बुलाएंगे, मतलब आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी जब आपके पास रिस्क आ जाएंगे। ये सैम्पल्स हैं, इन्हें एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, ये याद नहीं करनी उस तरह से। ठीक है, ये सैम्पल्स हैं। देन रिस्क मॉनिटरिंग। रिस्क मॉनिटरिंग क्या होता है आपके पास, रिस्क मॉनिटरिंग में आप रेगुलरली जो है वो चेक करते रहते हैं कि आपने जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में प्रोबेबिलिटी मेजर की थी वो ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। ठीक है, ये आपकी मॉनिटरिंग है। आपने एक दफ़ा तो आइडेंटिफाई कर लिया कि इस रिस्क के आने के इतने चांसेस हैं, अब आप उसे छोड़ नहीं देंगे कि अब आता है तो आए ना, अब आप उसे मॉनिटर करेंगे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट कि क्या उसकी प्रोबेबिलिटी वहीं पे है या कम हो रही है। मतलब हमारी अवॉइडेंस प्लानिंग से, जो हमने रिस्क अवॉइडेंस प्लानिंग की है उससे क्या उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ कम हो रही है या उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है पहले से, तो हमें प्लान चेंज करना चाहिए। दैट्स कॉल्ड मॉनिटरिंग, आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आल्सो एक्सेप्ट वेदर द इफेक्ट ऑफ द रिस्क हैव चेंज्ड, क्या इसका जो मतलब इसकी जो लाइकलीहुड है यानी इसकी प्रोबेबिलिटी और सीरियसनेस वो चेंज हो रही है, दोनों चीज़ें या नहीं हो रही, या अगर वो चेंज हो रही है तो हमें प्लानिंग किस तरह से चेंज करनी चाहिए। ठीक है, ईच की रिस्क शुड बी डिस्कस्ड एंड मैनेजमेंट प्रोग्रेस मीटिंग। और इस तरह से हम जब हमारी मैनेजमेंट की मीटिंग होती है तो हम उनके साथ हर रिस्क को लाजमी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये भी कुछ रिस्क लिखे हुए हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक दफ़ा बस रीड कर। तो रिस्क मॉनिटरिंग, ये हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट के 4 स्टेप थे। रिस्क मैनेजमेंट के, रिस्क आइडेंटिफिकेशन जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं किस टाइप का रिस्क है। रिस्क एनालिसिस जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं कि रिस्क के आने के कितने चांस हैं और उसका इम्पैक्ट कितना होगा। रिस्क प्लानिंग में आप रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, रिस्क को इफेक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी रिस्क आ जाता है तो कॉन्टीजेंसी प्लान। रिस्क मॉनिटरिंग में आप रिस्क की जो है प्रोबेबिलिटी और सीरियसनेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है। नेक्स्ट जो है ना वो फिर नेक्स्ट मीटिंग में